हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नेस। नेट सेट की प्रिपरेशन में आज हम थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म की है। तो आज हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जो है उसका, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इज अ मेजर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द 20th century that revolutionized the study of language, literature and culture by emphasizing importance of underlying structures. इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फोकस करता है कि जो हिडन स्ट्रक्चर्स क्या है, वो हिडन स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करके अपनी स्टडी करता है। ये जो है कोई इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर या ऑथर के ऊपर या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है ज्यादा। रादर स्ट्रक्चरलिज्म सीक्स टू अंडरस्टैंड द हिडन सिस्टम्स दैट गवर्न द मीनिंग, ताकि हम कैसे उस टेक्स्ट का मीनिंग है जो वो पा सके। इट proposes that all cultural phenomena including literature, language, myths, and social practices operate according to universal structures. यानी कि दोस्तों इसमें जो है वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स सब वर्क के अंडरलाइंग होता है, ये इसको ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो वाकई में इट मार्क्स a shift from content-based interpretation to form-based and system-oriented analysis. अब हम देखें कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एज ए सिस्टम ऑफ मीनिंग प्रोडक्शन कैसे होता है। एट इट्स कोर, स्ट्रक्चरलिज्म यूज लैंग्वेज and literature as a systems that produce meaning through relationships rather than isolated elements. यहाँ जो है ना दोस्तों, मीनिंग इज नॉट इनहेरेंट इन वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट। यहाँ कोई शब्द हम बोले तो वो शब्द का मीनिंग वही होगा, वो शब्द के आधार पर नहीं होता है। इंस्टेड इट इमर्जेस आउट ऑफ डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विद इन द सिस्टम। तो ये दूसरे के साथ कंपेयर करके हमें उसका मीनिंग मिलता है। सो जब ये आइडिया आया तो ये जो ट्रेडिशनल नोशन था कि जो मीनिंग होता है टेक्स्ट का वो फिक्स्ड होता है और डायरेक्टली टाइप टू रियलिटी है, उसको इसने चैलेंज किया। स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसमें लोग आर्ग्यू करते कि लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है और मशीन है जहां each unit gains significance only in relation to others. तो यहाँ जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आके जो शब्द है वो मीनिंग देते हैं। Structuralists argue that language functions like a structured network or machine. इसलिए to understand any text, we must examine कि उसके रिलेशन में और कौन से वर्ड्स है, तो हमें स्ट्रक्चरलिज्म का पूरा मीनिंग जो है वो पता चलता है। यानी कि जो टेक्स्ट है उसके कोर मीनिंग तक हम जा सकते हैं। अब ये जो पूरा आइडिया है वो फर्डिनांड डी सोशियर उसने है वो इसका फाउंडेशन रखा है स्ट्रक्चरलिज्म का। उसने एक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इन 1916, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमें याद रखना ये वर्क को कि फर्डिनांड डी सोशियर ने कौन सा वर्क लिखा है। तो वो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स था जो 1916 में पब्लिश हुआ था। वो वैसे तो उसने पब्लिश नहीं किया था, वो पोस्टुमसली था। उसके स्टूडेंट्स ने जो नोट्स लिखवाई थी क्लास में, उसके आधार पर ये बुक बनी थी। तो उसने इसकी थ्योरी उसमें दी थी। सोशियर ने प्रपोज किया था कि लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ साइंस है और
उसने इंट्रोड्यूस्ड ए साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग इट। तो हम लैंग्वेज को साइंटिफिकली कैसे समझ सकते हैं, उसका मीनिंग कैसे समझ सकते हैं, उसकी बात उसने की थी। उसने कहा था कि जो लिंग्विस्टिक्स है उसको अंडरलाइंग सिस्टम्स जो है लैंग्वेज की, उसके ऊपर ज़्यादा है फोकस करना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल अटरेंसेस। उसके आइडियाज जो उसने इसमें दिए वो बाद में अलग अलग फील्ड में अप्लाई हुए, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेरी थ्योरीज, कल्चरल स्टडीज। तो ये सारी जो क्षेत्र है उसमें बाद में ये स्ट्रक्चरलिज्म का अभ्यास होने लगा। अब जो थ्योरी है इसमें वो क्या है, तो इसमें खास करके द कंसेप्ट ऑफ साइन, एक है सिग्निफायर और दूसरा है सिग्निफाइड। One of the Saussure's most influential contribution is the concept of linguistic sign, और linguistic sign में which consist of two inseparable components। तो उस साइन में दो चीज तो होती है, एक सिग्निफायर होता है और सिग्निफाइड होता है। तो ये सिग्निफायर क्या है, तो सिग्निफायर रेफर्स टू द साउंड पैटर्न और रिटन फॉर्म ऑफ ए वर्ड। जो भी हम लिखते हैं या कोई साउंड हम सुनते हैं, वो जो वर्ड होता है उसको सिग्निफायर कहते हैं। और उसके बाद while the signified refers to the mental concept it represent, और उस वर्ड सुनने से या वो लिखा हुआ वर्ड पढ़ने से जो एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है उसको हम सिग्निफाइड कहते हैं। जैसे मैं बोलूं रोज, और रोज बोलते ही आपके माइंड में एक रोज की इमेज क्रिएट हो, तो रोज जो मैंने बोला वर्ड वो सिग्निफायर होगा, और जो इमेज आपके माइंड में क्रिएट होगी उसको हम सिग्निफाइड कहेंगे। वही दैट इज अवर मेंटल कंसेप्ट। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो खास करके रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू इज आर्बिट्रेरी, ऐसा कहता है। यानी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप जो है वो कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, वो आर्बिट्ररी होता है, वो एक दूसरे के रिलेशन में आके होता है। तो हियर इंस्टेड मीनिंग इज जनरेटेड थ्रू डिफरेंसेस विदिन द लैंग्वेज सिस्टम। तो यहाँ जो लैंग्वेज के अंदर जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं उसके आधार पे हमें जो मीनिंग है वर्ड का वो मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले, जो ट्री वर्ड है, तो ट्री जो है वो ट्री का मीनिंग ट्री नहीं है जो हम इमेज मेंटली मीनिंग, लेकिन उसको जब हम थ्री या कोई और वर्ड जो है उसके साथ अलाइन होता हो वो देखे तब हमें ट्री जो है वो ट्री नहीं है इसलिए ट्री है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हमें दोस्तों खास याद रखना है कि सिग्निफायर क्या है और सिग्निफाइड क्या है। उसके बाद दो और बहुत जाने माने वर्ड्स है, कंसेप्ट है रादर, वो हमें समझने चाहिए, और ये अगेन एंड अगेन अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। दोस आर लैंग एंड पैरल। लैंग जो है वो एक सिस्टम है और पैरल जो है वो उसका यूसेज है। तो Saussure further distinguished between lang and parole, two fundamental aspects of language that are central to structuralist theory. Lang का मतलब क्या होता है? Lang refers to the abstract system of language, including its rule, grammar, structure, which is shared collectively by a speech community. कोई कम्युनिटी जब कोई बोलते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो ग्रामर होता है, उसके जो रूल्स होता है, उसके जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो पूरा सिस्टम है उसको लैंग बोला जाएगा। और उसके विरोध में इन कॉन्ट्रास्ट पैरोल क्या है? पैरोल रेफर्स टू द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो रूल्स वगैरह ग्रामर वगैरह है उसको हम लैंग बोलेंगे, और जब उसको बोला जाएगा उस लैंग्वेज को तो जो एक्चुअल स्पीच है उस एक्चुअल स्पीच को हम पैरोल कहेंगे, वो इंडिविजुअल्स की खुद की होगी। तो स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो किसके ऊपर प्रायोरिटी देते हैं? किसको? The study of language, because it reveals the underlying structure that governs meaning, whereas parole is seen as variable and less systematic. यानी कि
लैंग है वो, लैंग पैरोल दोनों में से भी लैंग का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये दो कंसेप्ट हमें खास याद रखना है। लैंग जो है वो जो सिस्टम ऑफ ग्राम स्ट्रक्चर जो है वो सिस्टम ऑफ रूल्स जो है, ग्रामर जो है वो है, और पैरोल जो है वो एक्चुअल स्पीच है, वो है। अब जो लिटरेरी थियरी है उसमें स्ट्रक्चरलिज्म कैसे आया? तो जब उसको लिटरेरी थ्योरी में उसको अप्लाई किया गया, तो ऑथर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो पहले देखा जाता था, जब कोई मीनिंग फाइंड करने की बारी आती थी, तब तब यहाँ स्ट्रक्चरलिज्म में वो हटा दिया जाता है, और रादर देन author or historical context, here the focus is on the internal structures of the text. ये सजेस्ट करता है कि लिटरेरी वर्क जो है उसको आइसोलेशन में स्टडी नहीं करना चाहिए, बट it should be studied as a part of a larger system of conventions, genres और narrative patterns. स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स जो है वो जब एनालिसिस करते हैं कोई वर्क का, तो वो प्लॉट स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर्स का रोल क्या है, नैरेटिव कोड्स क्या है, अंडरकवर जो यूनिवर्सल पैटर्न्स होती है उसकी, उसको वो फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। सो दिस अप्रोच ट्रीट्स लिटरेचर एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम सिमिलर टू लैंग्वेज। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में सोशियो ने लैंग्वेज को एक सिस्टम के तौर पे देखा था, जब उसको हम लिटरेचर में अप्लाई करते हैं तो लिटरेचर को भी हम कैसे देखते हैं, एक सिस्टम की तरह देखते हैं, और हम जो उसके रिलेशनशिप में अलग अलग टेक्सचुअल एलिमेंट्स के आधार पे उसका मीनिंग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस है वो होता है, और उसके आधार पे हमें मीनिंग मिलता है। A key concept in structuralist analysis is the idea of binary oppositions, which are pairs of contrasting elements. जो दो अलग अलग तरीके के जो कंसेप्ट होते हैं वो हमें वर्क के अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि गुड वर्सेस इविल हो, नेचर वर्सेस कल्चर हो, लाइफ वर्सेस डेथ हो। ये जो पैटर्न है हम समझने का प्रयास करें नैरेटिव में, तो हमें उसके अंदर का मीनिंग जो है वो पता चलता है। तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि बाइनरीज जो है आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टेक्स्ट एंड कल्चर्स फंक्शन। ये बाइनरी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पे हम मीनिंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म अलग अलग डिसिप्लिन में भी इसको अप्लाई किया गया, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेरी स्टडीज। फॉर एग्जांपल क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो है उसने जो स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स थे उसको मीथ को समझने में उसने अप्लाई किया, और उसने आर्ग्यू किया कि दैट मीथ्स अक्रॉस कल्चर्स आर कॉमन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। उसने अलग अलग कंट्रीज की जो मीथ्स है उसको स्टडी किया, उसके आधार पर उसकी रूट पे हो गए जब, और जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फाइंड किया, तो उसको पता चला कि अलग अलग मिथ्स के बेस में हमें कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपांशन हुआ है वो दिखाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक अच्छी मेथड है जो हम कल्चरल प्रोडक्शन को समझ सकते हैं। अब स्ट्रक्चरलिज्म के जो की फीचर्स हम देखें, तो एक तो ये जो है इट एम्फासिस ऑन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, its scientific and systematic approach, and its focus on relationship rather than individual element. ये रिलेशनशिप में ज्यादा बिलीव करता है, कोई एक एलिमेंट के आधार पे मीनिंग नहीं फाइंड कर सकते, ऐसा वो बिलीव करते हैं। इट रिजेक्ट्स सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ऑथोरियल इंटेंशन। इसमें ऑथर का इंटेंशन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ सिस्टम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म व्यूज मीनिंग एज ए रिलेशनल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट विद इन स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क, और वो जो स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है उसमें भी जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हमें मिलता है। तो हमें हमारे पास एक अच्छा सा एनालिटिकल
एंड फॉर्मलिस्ट अप्रोच आया स्ट्रक्चरलिज्म के माध्यम से कि हम जो टेक्स्ट है उसके मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। अब ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। जैसे कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इट निग्लेक्ट्स हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशियल कॉन्टेक्स्ट, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस टू रिजिड स्ट्रक्चर। तो लोग कहते हैं कि ये कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशल बाबतें जो होती है वो भी मीनिंग क्रिएट करने में हेल्पफुल होती है, सिर्फ स्ट्रक्चर से हेल्पफुल नहीं होता। इस बाबत से इसका जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है। इट ऑल्सो ओवरलुक्स द रोल ऑफ द ऑथर, रीडर एंड इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन इन मीनिंग मेकिंग। हमने देखा कि ये जो ऑथर को भी साइडलाइन करते हैं, रीडर को भी साइडलाइन कर देते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति का जो इंटरप्रिटेशन है उसको इसमें ध्यान में नहीं लिया जाता जब मीनिंग की हम बात करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। तो ये एक फिक्स्ड सिस्टम बन जाती है और इसके आधार पर लोगों ने इसको चैलेंज किया है। लेकिन जब स्ट्रक्चरलिज्म का क्रिटिसिज्म हुआ तो एक नई स्कूल आई, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जहां जो लिमिटेशंस इसमें थी स्ट्रक्चरलिज्म में, उसको अपोज करते हुए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इमर्ज हुआ, जिसने विच क्वेश्चन द आइडिया ऑफ स्टेबल स्ट्रक्चर्स। उसने बोला कि कोई स्टेबल स्ट्रक्चर जैसा होता नहीं, कोई फिक्स्ड मीनिंग जैसा भी होता नहीं। जैक डेरिडा एंड रोला बार्थ जैसे जो क्रिटिक्स थे, फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने आर्ग्यू किया कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होता, वो तो फ्लूइड होता है, वो तो अनस्टेबल होता है और वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, शिफ्टिंग होता है। जैसा एक्सपीरियंस आप जोड़ो वैसा मीनिंग आपको मिलेगा। तो ये जो है वो चेंज आया फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और ये जो ट्रांजिशन हुआ उसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिटरेरी थियोरी में लाया, मूविंग फ्रॉम स्ट्रक्चर सिस्टम टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अंत में हम देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक फाउंडेशनल शिफ्ट था जब ये शुरू हुआ तब। इसने एक हमें नया फ्रेमवर्क दिया कि कोई टेक्स्ट है, कोई लैंग्वेज है, उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कोई कल्चरल फिनोमिना है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसकी पैटर्न क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस है, उसके आधार पे हम उसके रूट मीनिंग तक जा सकते हैं। लेकिन although it has been critiqued and later challenged by post-structuralist theories, structuralism remains an essential approach. लेकिन इसको हम, ये एक महत्वपूर्ण अप्रोच था, इस यहाँ से ही हमें पता चलता है कि एक अलग तरीके से हम मीनिंग को कैसे पा सकते हैं। सो इट्स ए वैल्यूएबल इंसाइट इनटू हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड एंड अंडरस्टूड। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चरलिज्म पूरा क्या है, उसके अंदर जो कंसेप्ट आए, खास करके सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग पैरोल, बाइनरीज से, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। फर्डिनांड डी सोश्योर जो है उसका जो वर्क है उसके ऊपर फोकस करना है। साथ साथ में मैं अंत में आपको ये एक लिस्ट भी दे रहा हूँ जो अगेन एंड अगेन एग्जाम्स में पूछे जाते ये वर्क। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है या सजेस्टेड रीडिंग आप समझ लो इसको, जो स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर है। तो जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है वो दो है, एक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक जो फर्डिनांड डी सोश्योर ने के लेक्चर्स के आधार पे बनी है, 1916 में पब्लिश हुई थी। दूसरी जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी जो रोला बार्थ की है, 1967। हमें ईयर के साथ इसको याद रखना है। ये दोनों फाउंडेशनल टेक्स्ट है। फिर लिटरेरी थियोरी की बात करें स्ट्रक्चरलिज्म, तो उसमें हमें जोनाथन कुलर की 1975 में पब्लिश हुई स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स और टेरेंस हॉकिंस की 1977 में पब्लिश हुई स्ट्रक्चरलिज्म एंड सेमियोटिक्स। ये दोनों बुक को याद रखना है। एंथ्रोपोलॉजी में हम देखें तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी बाय क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इन 1958 एंड द रो एंड द कुक्ड, ये important work है, The Raw and the Cooked, that is also by Claude Lévi-Strauss
पब्लिश्ड इन 1964, वो हमें याद रखना है। नैरेटिव स्ट्रक्चर और इसके एनालिसिस के आधार पे हम देखें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉक्टेल बाय व्लादिमीर प्रॉप, पब्लिश्ड इन 1928, एंड S/Z बाय रोला बार्थ इन 1970, ये दोनों वर्क हमें याद रखने। और जब ट्रांजिशन हुआ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, तब जैक डेरिडा का 1967 का वर्क जो है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और रोला बार्थ का 1953 का वर्क है राइटिंग डिग्री 0, ये दोनों जो है उसने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की ओर, ये स्ट्रक्चरलिज्म का पूरा जो कंसेप्ट था उसको ले जाने का प्रयास किया, और अलग प्रकार की मेथड उन लोगों ने दी। हम इस प्रकार से भी मीनिंग को पा सकते हैं। उन लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया स्ट्रक्चरलिज्म का, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में उन लोगों ने अपने कंसेप्ट दिए। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई कमेंट्स हो, आपको कैसा लगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।